Alright, so welcome back to another video. I am Mohammed Abu Bakr. In this video हम सॉल्व करने जा रहे हैं कैम्ब्रिज ओ लेवल बायोलॉजी का पेपर 2 फ्रॉम द मई जून 2021 सीरीज वेरिएंट नंबर 22। तो नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरान से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। Anyways guys, we are starting our video with question number 1. Question number 1 says the diagram shows the teeth in the lower jaw of a human. ठीक है, तो ये एक लोअर जॉ का एक ह्यूमन दिखाया है उसने. नेम द टूथ, नेम द टाइप ऑफ टीथ, लेबल एक्स एंड डिस्क्राइब वन फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ टूथ. ये सामने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम इंसाइजर्स. दीज आर योर इंसाइजर, दीज आर योर मोलर टूथ, जिसको हम आम जबान में दाढ़ कहते हैं कि ये हमारी दाढ़ है, दाढ़ में दर्द कर रही है. एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज कॉल्ड कैनाइन. इसका आम उर्दू जबान में हम इसको कुछ भी नहीं कहते. और इसका फंक्शन जो है कि ये चीज़ जब आप खाना खाते हो तो खाने के जो खाना लेट्स सपोज अगर आप मटन खाते हो और आप मटन का अपनी पीस उठाया है, मटन का या चिकन का पीस उठाया और आप उस पे से जो उसका मसल है या उसका जो बोटी है, बोटी अलग करना चाहते हो तो आप उसको चीयर करते हो, वहाँ से आप उसको टीयर करते हो, वहाँ से उसको अलग करते हो. सो कैनाइन जो है, कैनाइन ख़ास तौर पे कभी आप गौर करें तो आप कभी उसको सामने वाले दांतों से नहीं इस चीज़ को अलग करते. आप उसको अपने इन कैनाइन से जो आपके ए वाले दो दांत हैं इनसे आप हमेशा इनको अलग करते हो. सो दे आर यूज फॉर पियर्सिंग, ग्रेस पे उनको पकड़ना, उनको नोचना, खा जाना, एंड टीयरिंग फूड. सो दैट इज द रीजन वाई कैनाइन इज located at this place. And here, and by using the canine teeth we tear, we grasp and pierce the food, in particularly the protein content, the mutton content, the chicken, मतलब गोश्त जो भी खाते हो आप उसको उसी से अलग करते हो. चलिए छोड़ो, आगे चलते हैं. पार्ट बी में क्या कहता है? द फूड कैन बी स्वीटेंड यूजिंग हनी और शुगर. तो फूड जो है उसको मीठा बनाया जा सकता है हनी का इस्तेमाल करते और शुगर इस्तेमाल करते. ग्राफ शोज हाउ द सलाइवा, how the pH of the saliva in the mouth changes with the time after eating food sweetened with honey और sugar. ठीक है, तो ये pH of saliva in the mouth जो चेंज हो रही है उसने वो हमें शो की है यहाँ पे. इन द माउथ जो pH की वेरिएशन देखने को मिलती है. तो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास हनी की है, तो दिस इज योर हनी लाइन. द ऊपर वाली लाइन इज हनी वाली एंड द नीचे वाली लाइन इज शुगर लाइन. ठीक है. स्टेट द लोवेस्ट pH ऑफ द सलाइवा इन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड स्वीटेंड विद हनी. तो हनी के साथ जो लोएस्ट pH हिट की जाती है, क्लियरली अगर आप यहाँ पे देखें तो वो इस पॉइंट पे मतलब 5 से लेकर 10 मिनट के दौरान जो pH प्रिवेल करती है वो है, और वो है 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and this is half of 8, so this is approximately 4.74 या 4.75. I think it's 4.75 anyways. तो पार्ट 2 में क्या है? इट टेक्स मोर टाइम फॉर सलाइवा टू रिटर्न टू pH 7.0 आफ्टर ईटिंग फूड स्वीटेंड विद शुगर देन आफ्टर ईटिंग फूड स्वीटेंड विद हनी. वो क्या कहता है कि जब आप ये नीचे वाला डॉटेड लाइन देखो तो जब शुगर से खाते हो तो उसने वापस pH 7 को हिट करना है, तो शुगर के साथ वो ज़्यादा टाइम लग देता है 7 को वापस हिट करने पे और हनी के साथ कम टाइम लगना है. तो हमें डिफरेंस ऑफ द टाइम चाहिए. स्टेट हाउ मच मोर टाइम इट टेक्स फॉर द pH टू रिटर्न टू 7 फॉर व्हाट? फॉर शुगर स्वीटेंड फूड. ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि 25 मिनट्स के ऊपर जो हमारे पास है हनी है वो हिट कर गया है 7 की pH को, जबकि जो शुगर है वो चलते 40 के ऊपर एट 40 मिनट इट हिट्स द 7 pH मार्क. सो द डिफरेंस इज 25 एंड 40. 25 में 40 में कितने का डिफरेंस है? 15 मिनट्स एग्जैक्टली. सो दिस इज 15 मिनट्स, या इसको आप अगर सेकंड में लिखना चाहो तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 15 इंटू 60 कर लो, दिस इज 900 सेकेंड्स. ओके, नाउ पार्ट सी में क्या कहता है? डेंटल डिके इज लाइकली टू अकर व्हेन द pH ऑफ द सलाइवा फॉल्स बिलो 5.5. तो जब pH जो है वो 5.5 मतलब इस पॉइंट से जब pH नीचे गिरती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? डेंटल डिके देखने को मिलता है. ठीक है, अब वो क्या कहता है मतलब उस वक्त मतलब डेंटल डिके इज लाइकली टू अकर, जरूरी नहीं उस वक्त होना शुरू हो जाए, उस वक्त चांसेस बढ़ जाते हैं. यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ टू एक्सप्लेन वेदर स्वीटनिंग फूड विद हनी और विद शुगर इज मोर लाइकली टू लीड टू डेंटल डिके. कि अगर
हनी के साथ उसको स्वीट किया जाए या उसको शुगर के साथ स्वीट किया जाए, तो डेंटल डिके के चांसेस किस में ज्यादा हैं? अच्छा, अभी हनी के केस में हम देखें, हनी के केस में जो लोएस्ट पीएच रीच है वो है हमारे पास 4.75। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द शुगर, शुगर के अंदर लोएस्ट जो रीच्ड है वो है 1 2 3 4 5, इट इज 3.5। ठीक है, तो शुगर में जो लोएस्ट पीएच है वो है 3.5 और हनी में है 4.75, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.25 का डिफरेंस है, 1.25 का डिफरेंस है दोनों के दरमियान। अब क्या है कि इन दोनों में से डेंटल डिके कौन ज्यादा करवाएगा? अच्छा, एक चीज तो ये, अगर तो देखें ना 3.5 से जाके अगले 5 मिनट में वापस वो पहुंच जाती, लेट्स सपोज शुगर की ये पहुंच जाती वापस इधर पे, तो हम कहते हैं कि डेंटल डीके बहुत थोड़ी होगी, तो मतलब बहुत थोड़े वक्त के लिए होगी, तो वो ना है। लेकिन डेंटल डीके इन केस ऑफ द शुगर इट इज मच मोर प्रोलॉन्ग, बिकॉज 5 के नीचे वो रहती है, 5.5 के नीचे वो रहती है फॉर नेक्स्ट 27 minutes. I'm talking about sugar. For next 27 minutes, it stays under the pH of 5.5. And when we talk about the honey, it stays under 5.5 for ये 4 मिनट, ये ना तो approximately 10 minutes for the honey. तो सारी सी बात क्या है कि यहाँ पे जो शुगर है वो ज्यादा करवाएगी हमारे पास, वो ज्यादा डेंटल डिके करवाएगी। द ग्राफ ये कहता है शो दैट पीएच आफ्टर ईटिंग फूड विद स्वीटनेड शुगर फॉल्स टू 3.6, 3.6 3.5 अप्रोक्सीमेटली गिर जाती है, वेयर एज फॉर हनी इट फॉल्स टू 4.75। ठीक है, दस लोअर इज द पीएच ग्रेटर इज द डेंटल डिके, क्योंकि 5.5 से नीचे एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो डेंटल डिके हमको देखने को मिलता है। Thus lower is the pH, greater is the dental decay over same period of time for both foods. अगर आप टाइम को कांस्टेंट रख दे दोनों के लिए, टाइम वैसे भी कांस्टेंट है, तो डेंटल डिके वैसे ही शुगर के लिए ज्यादा है। Then obviously sugared food is more likely to cause dental decay in comparison to honey food. So this means your 2 marks is complete. पार्ट 2 में क्या कहते हैं, स्टेट 2 ways to prevent dental decay। नंबर 1 सफाई है, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई इज हाफ द फेथ। ब्रशिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, फ्लॉसिंग करेंगे, तीनों एक ही जरिए हैं। अपने दांत को, अपने माउथ को, अपने जो ओरल कैविटी है उसको साफ रखा जाए तो उससे बहुत हद तक फर्क पड़ेगा, आपको डेंटल डिके बहुत कम होगा। उसके साथ साथ आप शुगर को अवॉइड करें, फूड को जिसमें शुगर की मात्रा पहले से ज्यादा है उसको भी अवॉइड करेंगे तो आपको वो कोई नहीं तंग करेगा। अदरवाइज कोई नहीं हालात कि आपके जो दांत हैं वही खराब होते जाएंगे जितना शुगर खाएंगे। और एक और है कि लोगों के दांतों के दरमियान खाना अक्सर औकात फंस भी जाता है वहां पे, तो उस खाने को वहां से हर हाथ में आपने फ्लॉस करना होता है, क्योंकि खाना जो है उसके ऊपर भी बैक्टीरिया फीड करते हैं और वो भी वहां पर डेंटल डिके करवाते हैं। पार्ट 3 में वो क्या कहता है, अ पर्सन विद डेंटल डिके में आल्सो हैव गम्स दैट ब्लीड। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि उसके जो दाढ़ें हैं वो ऐसी हो सकती हैं जो ब्लीड कर सकती हैं। ठीक है, दिस मेक्स इट मोर लाइकली that the bacteria found in the mouth will enter the circulatory system. Bacteria in the circulatory system can cause the blood to clot. तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो बैक्टीरिया हमारे मतलब मुंह के अंदर होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में घुस जाएं, दे विल गो इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में बैक्टीरिया है वो ब्लड क्लॉटिंग करवा सकते हैं, दे कैन कॉज द ब्लड टू क्लॉट। स्मॉल ब्लड क्लॉट्स में मूव थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू द कोरोनरी आर्टरीज। अच्छा, अब क्या है कि वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉट्स थे वो हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज में भी जा सकते हैं। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन पॉसिबल हेल्थ इफेक्ट दैट दिस मे कॉज। अच्छा, अब बैक्टीरिया है उसने ब्लड क्लॉट करवा दिए हमारे पास, ये लेट्स सपोज अगर हमारा हार्ट था, ब्लड क्लॉट करा दी, कोरोनरी आर्टरी में चला गया है, तो अच्छा ये ब्लड है, यहाँ पे अगर एक ब्लड क्लॉट बन गया है तो सबसे पहले क्या है कि ब्लड का जो अपना है, ब्लड की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ब्लड को, उनको ब्लड सही से नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म हो चुका है, उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो हो सकता है कि वहाँ पे इस हद तक वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाए, ब्लड ना पहुंच पाए कि वहां पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हम आम जबान में कहते हैं हार्ट अटैक, ठीक है, वो देखने को मिल सकता है। एंजाइना क्या कहते हैं, चेस्ट पेन को। इट इज
एंजाइना इसलिए होता है कि आपका हार्ट खुद भी मसल से बना हुआ है ना, तो हार्ट को जब खुद ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसके क्या होती है, वहां पे शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन होती है। मैं कैसे SOO2 मतलब ऑक्सीजन की शॉर्टनेस होती है हार्ट को इस सेल्फ, जो कि एक निशानी है कि अब यहाँ पर MI के चांसेस प्रिवेल कर रहे हैं, हो नहीं रहा लेकिन चांसेस बढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन हर हाल में पूरी करवाओ। तो उस सूरत हाल को क्या कहते हैं, एंजाइना। सो व्हाट इज एंजाइना, आई रिपीट अगेन कि एंजाइना पेक्टोरिस वैसे तो उसका फुल नाम होता है कि इट इज नॉट एज सिवियर एज हार्ट अटैक, द पेन may occur in the heart and often in the left arm and shoulder. It is a warning sign, so highlight this thing, it is a warning sign that blood supply to heart muscles is not sufficient but shortage is enough to cause the tissue death. तो इससे ये तो नहीं कि मतलब हार्ट पूरा ही क्या नाम है काम करना छोड़ देगा, लेकिन वहां पे टिश्यू डेथ हो रही है, बट इट इज कॉल्ड एंजाइना। तो ये दो चीजें हमें देखने को मिल सकती है। MI एंड एंजाइना कैन बी सीन बिकॉज ब्लॉकेज टू हार्ट, because of blockage to heart, blockage of blood to heart, ये भी आप लिखें, and inflammation of membrane surrounding the heart causing chest। तो जो पेरिकार्डियम होता है जो हार्ट को इसके अराउंड पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियम में भी क्या हमें इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल सकती है। तो इसे आप क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस। इसे आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर मेडिकल स्कूल में। तो इसे आप कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। और उसकी वजह से क्या है कि उस वजह से भी हार्ट पेन जिसे हम एंजाइना कहते हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर आपका ब्लड हार्ट जो है वो सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पंप कर पा रहा, तो आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स मुतासिर होंगे। वो कैसे होंगे, अब पढ़ते जाएं। इम्पेयर्ड हार्ट फंक्शन, ठीक है, सही से नहीं हो रहा, मे बी सीन ड्यू टू विच ब्लड वॉन्ट बी कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम हार्ट, कि ब्लड मतलब हार्ट खुद पंप भी नहीं कर पाएगा तो उसने क्या है ऑक्सीजन आगे भेजने, क्या है ब्लड भेजना है। एंड दिस कॉजेज एसओबी व्हाट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टू ऑर्गन्स, prolonged deficiency of oxygen to organs can cause न्यूरो, नेफ्रो, गैस्ट्रो, ऑर्थो एंड अदर सिस्टम प्रॉब्लम्स। मतलब ये कि अगर आपके न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो न्यूरॉन्स डाई कर जाएंगे। न्यूरॉन्स 6 से 7 सेकंड, मेरा ख्याल इतना ही है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब न्यूरॉन्स ज़्यादा लंबी देर टिक नहीं सकते ऑक्सीजन के बगैर। सिमिलरली जितने भी सिस्टम है हमारे पास, नेफ्रो है, गैस्ट्रो है, आर्थो है, डर्मा है, उन सारों को भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फिजियो में क्या, द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म हैवी ड्यूटीज, क्योंकि वो हैवी ड्यूटीज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन है नहीं उसके पास, एनारोबिक रिस्पिरेशन करनी पड़ी उसके पास उसको काम करते वक्त, तो लैक्टिक एसिड उसके मसल में पेन करेगा, ज्यादा देर के लिए एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, तो इसको भी निकाल दें बाहर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इतना ही बहुत है, इसमें हमने कई सारे इसके एस्पेक्ट्स हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, पार्ट 2 में वो क्या कहता है, डायग्राम शो द अरेंजमेंट ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। Arrows show the direction that blood moves in each vessel। अच्छा, ये अगला सवाल बहुत आसान है। 7 of the blood vessels have been labeled on the diagram using A to G, complete by writing one letter A to G for each name or description of blood vessel। The first vessel means completely for you। aorta क्या है, B, तो B aorta है, ठीक है। carries blood containing the लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया यहाँ पे किस चीज के अंदर से होगी, जो किडनी से जो ब्लड आ रहा है, ये देखें, ये किडनी ये रिसीव कर रही है, यहाँ से ई और एक्सपेल कर रही है, तो किडनी के अंदर किडनी से जो ब्लड निकलता है उसके अंदर सबसे कम मात्रा होती है किसकी, यूरिया की। सो ई के अंदर सबसे कम मात्रा होगी यूरिया की, ठीक है। अच्छा, अगला कहता है ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आउटा से हमेशा बी से जो सी चीज निकलती है, आउटा से हमेशा क्या निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बी से, ठीक है। उसके बाद क्या है, लंग्स से, देखे लंग्स को ब्लड जा रहा है और फिर लंग्स से ब्लड वापस हार्ट में आ रहा है और फिर वो आउटा के जरिए बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ए बी लंग्स जो है वो उसको ऑक्सीजनेट कर रही है हमारे पास ब्लड को, तो बी बी ए बी, उसे और भी कुछ होगा, कंफर्म बात है यहाँ पर। और देखें वहां से ये आउट है, बी के जरिए आउटा से आई, ठीक है, और एक जा रही है यहाँ पे लिवर को, सी है, ऊपर उसने किया लेट्स सपोज ये एक्स कर लें, तो एक्स को भी, एक्स के पास भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सी के पास भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाई के पास भी होगा, जी के पास भी होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पर सी के पास भी है, सो ए बी सी ऑल कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
कैरीज ब्लड एट द हाईएस्ट प्रेशर, कैरीज ब्लड एट द हाईएस्ट प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। देखें ब्लड जो है उसने दो उसके सिस्टम्स हैं, एक तो उसके पल्मोनरी सर्किट है, सिस्टमैटिक सर्किट है। पल्मोनरी सर्किट है उसने लंग्स के पास जाना है, सिस्टमैटिक ने बॉडी के पास जाना है। अब लंग्स जो है दे आर क्लोज टू दी हार्ट, और आपके हेड्स और आर्म्स जो हैं वो हार्ट से दूर हैं। तो उसने हार्ट ने प्रेशर एक जैसा ही लगाना है, ठीक है। अब है क्या कि लंग्स जो के करीब हैं, तो उसके अंदर से जो ब्लड वेसल जा रही है उसका क्या है, वॉल्यूम कम है, एरिया कम है। तो अगर एरिया कम है तो प्रेशर उसमें सबसे ज्यादा है। तो ये फिजिक्स का फिनोमेना है। सो इट इज पी तो नहीं, क्या है इसका, जी है, जी। सो जी में सब, एक सेकेंड, इट कैरीज ब्लड एट द हाईएस्ट प्रेशर, नहीं जी नहीं है मेरे ख्याल से, एक सेकंड मुझे पढ़ने दें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे फिजिक्स के लिहाज से देखी जाए तो ये बात जो मैंने आपसे कही ये तो ठीक है, लेकिन क्या है, आउटा जो है इसने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है टू द होल बॉडी, इट हैज टू सप्लाई ब्लड टू द होल बॉडी। तो इसके अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा चाहिए होने, क्योंकि उसने हार्ट्स को भी देना है, आर्म्स को भी देना है, ब्रेन को भी देना है, हर जगह को देना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, लंग्स, स्किन, हर चीज को उसने पहुंचाना है। सारी वेन्स को आउटा ने ही, सारी आर्टरीज को आउटा ने ही अपनी ब्रांच देनी है। तो आउटा के पास प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिजिक्स के लिहाज से तो लंग्स के पास जी में ज्यादा होगा, लेकिन होता आउटा के पास है, क्योंकि आउटा ने पूरी बॉडी को देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिजिक्स फिनोमेना नहीं अप्लाई होंगे, तो यहाँ पर बी आएगा। कैरीज द ब्लड कंटेनिंग द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, अच्छा जी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज किसके पास होगी। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना खाया, वहां पे ग्लूकोज आई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब आई, तो डी में ग्लूकोज सबसे ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल है पहले ही, तो वो फिर डी जा रही है लिवर के पास, और लिवर से भी कोई चीज एफ निकल रही है, वो फिर हार्ट के पास भी जा रही है, लंग्स के पास भी जा रही है, हेड आर्म और लोअर बॉडी लेग्स के पास भी जा रही है। तो डी और लिवर जो है, लिवर के पास भी ग्लाइकोजन स्टोर है, तो हो सकता है वो भी ग्लूकोज रिलीज कर रही हो इसके अंदर। सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज डबल स्ट्रेंथ होगी, तो डी और एफ दोनों जो हैं आई थिंक दे वुड बोथ बी इन्वॉल्व्ड इन हेयर। अच्छा उसके बाद क्या है कि अच्छा द हिपैटिक वेन कौन सी है इसके अंदर, हिपैटिक वेन जो कहां से निकलती है, लिवर से निकलती है, और लेकर कहां पे जाती है, हमारे पास हार्ट के पास लेके जाती है। ये डी से लिवर, डी है ये हिपैटिक पोर्टल वेन, एचपी वेन मैं कहता हूं इसे, और एफ जो है ये हमारे पास हिपैटिक वेन है। तो एच जो एफ है हमारे पास हिपैटिक वेन है। आर्टरी डेट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से लंग्स की तरफ जो सी चीज जा रही है ऑक्सीजनेट होने के लिए वो क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेके जा रहा है वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और जी जो है वो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के तौर पर सर्व करता है। सो जी इज योर आंसर। एक्सप्लेन व्हाई द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन इज डिस्क्राइब्ड एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो है इट वर्क्स एज अ डबल पंप, इट रिसीव्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इट टू द लंग्स, ठीक है। तो एक तो ये बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड ले रहा है, लंग से ले रहा है, हार्ट से ले रहा है, हेड से ले रहा है, सारी जगह से ले रहा है, उसे लंग्स की तरफ पंप कर रहा है। साइमल्टेनियसली उसी वक्त साथ साथ इट रिसीव्स ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, वो लंग्स से भी ऑक्सीडेटेड ब्लड ले रहा है एंड पंप्स इट टू द बॉडी, बॉडी को भी पंप कर रहा है साथ साथ। इनसाइड द हार्ट बोथ द ब्लड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो लंग्स की तरफ जाता है उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्किट, और जो बॉडी की तरफ जाता है उसे कहते हैं सिस्टमैटिक सर्किट। ये चीज याद रखिएगा, ये दोनों काम साथ साथ हो रहे होते हैं। दैट इज व्हाई हार्ट इज कॉल्ड अ डबल पंप, और ये डबल सर्कुलेशन की भी ऑब्वियसली मिसाल है। अच्छा जी, पार्ट 3 में क्या कहता है, डायग्राम शोस एन एल्म ट्री। तो एल्म ट्रीज में बी इन्फेक्टेड बाय अ फंगस दैट कॉजेज डिजीजेस, ठीक है, फंगस लग जाता है जो डिजीज कॉज कर देता है। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस, सारे फंगस जो मतलब मोस्ट ऑफ द फंगस जो है वो हमारे पास डीकंपोजर फैमिली में से आते हैं। डीकंपोजर उनका है ट्रॉफिक लेवल है, और उनकी सेल वॉल जो है इट इज मेड ऑफ चाइटिन, नॉट ऑफ सेलुलोज, नॉट ऑफ प्लाज्मा, नॉट ऑफ एनी अदर थिंग। बाकी पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो चाइटिन की मिलकर बनी हुई होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फंगस, ठीक है। अच्छा जी, अगला काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है। पार्ट बी में क्या कहते हैं, द फंगस मूव्स थ्रू एन इन्फेक्टेड ट्री इनसाइड द जाइलम वेसल्स, द ट्री responds to stop the movement of fungus by producing substances that block the xylem vessel। तो एक
फंगस है जो जाइलम वेसल के थ्रू मूव कर रही है, उसके खिलाफ तो रिएक्शन ट्री करेगा कि वो जाइलम वेसल को ब्लॉक कर देगा। इस तरह से होता क्या है, लीव्स ऑफ द ट्री विल्ट एंड बिकम येलो। एक्सप्लेन हाउ द रिस्पांस टू ट्री इन्फेक्शन लीड्स टू सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ये क्यों होता है? अब ये रूट्स जो हैं, लेट्स सपोज छोड़ें, यहां से वाटर ने ऊपर जाना है, अब फंगस आ गया तो ट्री ने कहा कि भाई मैं तो इसको यहीं पे रोकूंगा फंगस को। उसने क्या, ये जाइलम वेसल एक, ये जाइलम दो, होती ढेर सारी, मैं 2-3 बना रहा हूं, इसको वो क्या कर देगा, ब्लॉक। उसकी वजह से होना क्या है कि सबसे पहली चीज तो इट वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द जाइलम वेसल, द फंगस वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द जाइलम वेसल, तो ये तो मूव कर ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ क्या है कि उसने उसको भी ब्लॉक कर दिया जाइलम वेसल कंप्लीट को, तो हमारे पास वाटर जो है वॉन्ट मूव, वाटर भी मूव नहीं कर पाएगा। वाटर मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, पढ़िए, व्हेन द फंगस इज ब्लॉक्ड बाय द ट्री द वाटर ट्रेवल्स लेस थ्रू जाइलम वेसल्स बिकॉज दे आर ब्लॉक्ड, देयर अपर्चर इज नैरो टू जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो चुकी हैं, द वाटर लॉस इज ग्रेटर देन द वाटर अपटेक एंड द प्लांट सेल्स गेट श्रिंक ड्यू टू हाइपरटोनिसिटी, क्योंकि सॉल्ट ज्यादा हो गए और वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे। साथ ही साथ होना क्या है कि जाइलम ने यहाँ रूट्स के अंदर मैग्नीशियम पड़ा है, तो ये मैग्नीशियम ने ऊपर जाना था प्लांट के। अब जाइलम वेसल ब्लॉक करे तो मैग्नीशियम ऊपर नहीं मूव करेगा। मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो देयर इज नो मैग्नीशियम अपटेक, और ये जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देयर इज नो मैग्नीशियम अपटेक फ्रॉम the soil as well, and deficiency of magnesium causes the chlorophyll to dysfunction and the trees wilt। तो deficiency of magnesium जो है वो यहाँ पर तबाह कर मारती है, हमारे पास किसको तबाह कर मारती है, क्लोरोफिल को तबाह कर मारती है। क्यों? मैग्नीशियम इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, और डेफिशिएंसी जिसकी है येलोइंग और विल्टिंग ऑफ लीव्स करा देती है। दैट्स हाउ इट हैपेंस। ओके, ठीक है। पार्ट सी में क्या कहता है, इंसेक्ट कॉल्ड एल्म बार्क बीटल इज द वेक्टर ऑफ दिस डिजीज। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर। वेक्टर कोई भी ऐसी चीज है जो एक पैथोजन को दूसरे पैथोजन को, एक नॉर्मल बॉडी नहीं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जा रहे हैं एक पैथोजन को। अ वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसफर्स पैथोजन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, इट इज नॉट इन्फेक्टेड। इसको वो जो पैथोजन है उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कि मतलब लेट्स सपोज कोरोना वायरस की तो नहीं, आप मलेरिया की मिसाल ले लें कि अगर मलेरिया एक इंसान को है, उसको जो एनोफायरस है वो दूसरे इंसान के पास लेके जा रहा है। अब मॉस्किटो को इटसेल्फ मलेरिया कोई नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अब आपकी जो यहाँ पे है ना ये मार्क स्कीम है, वो ये कहती है कि दे आर नॉट देमसेल्व्स इन्फेक्टेड। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखे ना, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। मार्क स्कीम में वो क्या कहता है, ठीक है, नॉट इटसेल्फ अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड, ठीक है। इसने अफेक्टेड का लफ्ज यहाँ पे ऑब्वियसली गलत किया। अभी अपना एआई चेक कर लें, अभी गूगल चेक कर लें। मॉस्किटोज जो हैं उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, मॉस्किटोज पे बुरा असर देखने को मिलता है। दे आर अफेक्टेड बाय द पैथोजेंस। आपकी जो बुक है उसका मुझे कोई नहीं पता, बड़े लेवल पे आप चीजों को पढ़ते हो तो आपने डिटेल पूरी पढ़नी होती है। हो सकता है आपके जो ऑथर है उसने लिख दिया हो, आपकी आसानी के लिए लिखा होगा दैट दे आर नॉट इन्फेक्टेड, दे आर नॉट अफेक्टेड, दे आर एक्चुअली अफेक्टेड, ठीक है। पार्ट डी में क्या कहता है, एल्म ट्रीज कैन रिप्रोड्यूस व्हेन द रूट्स फ्रॉम वन पेरेंट ट्री स्प्रेड आउट नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल। ये किस चीज की मिसाल है, इट इज बडिंग, इट इज बडिंग के रूट्स जो है वन ट्री स्प्रेड आउट नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल। क्या तो वो प्लांट खुद बेंड हो रहा है, उसका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बेंड होके उसी तरह का एक नया बना रहा है, ठीक है। दिस इज शोन इन द डायग्राम बिलो। ये बडिंग की मिसाल भी आ सकती है, ये आपके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मिसाल भी आ सकती है। मेरे ख्याल से ये बडिंग है। नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द डायग्राम। देयर इज नो चेंज इन जीन्स, देयर इज नो चेंज इन जेनेटिकल कॉम्बिनेशन, सो इट इज asexual reproduction obviously। अच्छा जी, पार्ट सी में 2 में क्या कहते हैं, suggest why this type of reproduction makes it difficult to control the spread of the disease caused by the fungus। अब asexual reproduction में होता क्या है कि पैथोजेंस देखें, कोई पोलिनेशन का प्रोसेस तो हो नहीं रहा, ना तो कोई एक पोलन ग्रेन एक से दूसरे प्लांट की तरफ जा रहा है, तो ट्री सबसे पहले इसको स्प्रेड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और इस टाइप की जो हम ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं,
इसमें प्लांट के बहुत करीब एक नया प्लांट ग्रो कर है, तो देर आर कह सकते हैं और नो चांसेस कि उसकी मतलब स्प्रेड होगा। उसकी जो है बच्चे हैं, प्लांट के जो बच्चे हैं उसके अंदर भी जो इम्यूनिटी का जो है ना हमारे पास जीन है इम्यूनिटी की, उसके डिजीज के खिलाफ वो भी ट्रांसफर होगी। ओवरऑल स्प्रेड कोई नहीं होगा इतना खास, बिल्कुल उसे उसके बच्चों तक ही चीज महदूद रहेगी। हाँ बच्चों से बच्चे इसके 1 लाख 2 लाख की पॉपुलेशन बढ़ा दें तो हाँ जाहिर बात है वो स्प्रेड करेगी। बाय asexual reproduction the pathogens cannot travel from one place to another and the immunity to the pathogen is also transferred to successive generations. The offsprings are produced very close to the parents, thus the transfer of fungus is almost nil, होगा ही नहीं, ठीक है ना। CPR my best thing, CPR जिंदाबाद। CPR cardiopulmonary resuscitation is the first aid procedure। ये आप लोग MS1 MS2 जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो लोग सीखते हैं पहले या दूसरे साल में। Air is forced into the patient's lung by another person, the heart is made to pump blood by repeated compression of the patient's chest over the heart, कि एयर एक फोर्स किए जाते हैं और हार्ट को पंप किया जाता है, उसके स्टर्नम के ऊपर रख के उसकी रिब्स दबाई जाती हैं ताकि उसका जो हार्ट है वो कुछ ना कुछ ब्लड पंप करे। अ पर्सन परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन द पेशेंट इज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। तो ये प्रोसीजर को छोड़ें कि वो 2 उंगली रखता है, उसको माथे पे उंगली रखता है, नाक बंद करता है, फिर उसके अंदर इनहेल करता है, या वो किस तरह उंगलियां रखता है, किस तरह फोर्स लगाता है, उसको इग्नोर करें। स्टेट व्हाट विल बी सीन टू हैपन टू द पेशेंट चेस्ट व्हेन द एयर इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स। एयर फोर्स कर रहे हैं उसके लंग्स में, तो उसके लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसका चेस्ट भी एक्सपैंड करेगा, चेस्ट भी इनलार्ज करेगा। नेम इन करेक्ट ऑर्डर ट्यूब्स व्हिच विल एयर ट्रैवल फ्रॉम द पेशेंट माउथ टू द एल्विलाई ऑफ द लंग्स। सबसे पहले जाएगा ओरल कैविटी से होते हुए हमें बस ट्रैकिया में नहीं, पहले तो उसमें जाएगा ना वॉइस, वो क्या कहते हैं लैरिंक्स में जाएगा, फिर फेरिंक्स से ट्रैकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, और देन इट विल गो टू ब्रोंकियोल्स एंड देन इट विल रीच द एल्विलाई, द एल्विलर sacs. The air forced into the patient lungs has different concentration of gases compared to the air the patient would normally breathe in। उसमें गैसेस की मात्रा, जो कंसंट्रेशन की मात्रा है उसमें फर्क देखने को मिलेगा। स्टेट 2 डिफरेंसेस इन द कंसंट्रेशंस ऑफ गैसेस। उसमें क्या है कि आप देखिए, आप जोन से भी एयर बाहर निकाल रहे हो उसमें CO2 की मात्रा नंबर 1 ज्यादा है, उसमें ऑक्सीजन कम है, और उसमें वाटर वेपर ज्यादा है। वाटर वेपर किस तरह ज्यादा है कि आप सर्दियों में आप जब सांस लेते हो तो पता नहीं कोई लफ्ज बोलते हैं मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आप शीशे के सामने करो तो आप शीशे जो है इट बिकम्स ब्लर। तो वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन योर breathe and they are more than normal amounts. There are more water vapors, it will have more CO2 and less amount of oxygen, but still there is amount of oxygen, remember this thing। अच्छा जी, अगला सवाल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। explain how the each action of the CPR procedure will benefit the patient, air forced into the patient lung and repeated compression of the patient chest। अभी आप YouTube खोलें और CPR के ऊपर ना एक एनिमेशन देख कर आए, आप एनिमेशन देख कर आए, उसमें वो क्या दिखाता है कि सबसे पहले आप हार्ट को पंप करते हो। इधर मैं ऊपर जाऊं यहीं पे, अगर ये हार्ट है हमारे पास और ये उसका ब्रेन है, ठीक है, आप जब स्टर्नम को, रिब्स को कंप्रेस करते हो तो ब्लड फ्लो करना शुरू होता है, हल्का हल्का आप ब्लड को जर्क्स दे रहे हो वहां पे कि ब्लड किसी ना किसी तरीके से फ्लो करे, सही, बस ब्लड फ्लो करे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है ना। आपने किसी ना किसी तरीके से उसके ब्रेन को आपने ब्लड पहुंचाना है, क्योंकि ब्रेन इज मोस्ट, मतलब उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है इस वक्त ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में सबसे ज्यादा डिमांड है ही ब्रेन की। न्यूरॉन्स बहुत जल्दी खत्म होते हैं जब ऑक्सीजन नहीं होती है हमारे पास। तो आपने ब्रेन को पहुंचानी, आप हार्ट को मुसलसल पंप करोगे, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर ब्लड जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा, या आउटर के जरिए भी, और इधर ब्लड ब्रेन को भी पहुंचेगा। तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा तो न्यूरॉन्स काम करेंगे, तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन करवाना चाहेंगे कि एनर्जी बनने से क्या होगा, हार्ट जो है वो खुद ब खुद ही रिस्टार्ट हो जाएगा। खुद ब खुद ही तो नहीं, मतलब हार्ट के चांसेस हो जाएंगे कि वो रिस्टार्ट कर जाए। अब एरोबिक रिस्पायरेशन को इनिशिएट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, ऑक्सीजन तो पहले ही थोड़ी है, इंसान का जो हार्ट है उसमें से ब्लड तो आ ही नहीं रहा, तो ऑक्सीजन को करने के लिए क्या करेंगे, इस चीज का जवाब अगले 2 पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है मैंने। When air is forced into the lungs, although ऑक्सीजन नॉर्मल के लिए कम है, ऑक्सीजन है, the oxygen is provided to the patient's lung, CO2 भी उसके अंदर है, ठीक है। CO2 आप अपने अंदर, CO2 आप जब
एयर फोर्स करते हो तो आप एयर वापस भी अपना एयर इनहेल भी करते हो, एक्सहेल करते हो उसके माउथ में, तो उसकी जो मसल है उसका जो लंग्स है उससे एयर इनहेल भी करते हो। द ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द लंग्स, उसके जो लंग्स है टू द हार्ट भी डिफ्यूजन, क्योंकि लंग्स में से हार्ट की तरफ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे कम है। एंड ब्लड स्टार्ट्स टू फ्लो, ब्लड क्यों स्टार्ट्स टू फ्लो, इसका जवाब नीचे है। एंड स्टार्ट्स द एरोबिक रिस्पायरेशन एंड हार्ट रीस्टार्ट्स। अब ब्लड क्यों स्टार्ट करना है, फ्लो करना स्टार्ट करता है, रिपीटेड कॉम्प्रेशंस, रिपीटेड का लफ्ज यहां पे जरूर लिखना है, विल पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ब्रेन दैट कैन नॉट वर्क इन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, या हार्ट से ब्रेन की तरफ लेकर जाएगा ब्लड, रिपीटेड कंप्रेशंस, देयर इट विल इनिशिएट एरोबिक रिस्पायरेशन एंड ट्राई टू रीस्टार्ट द हार्ट। वहां पे वो एरोबिक रिस्पायरेशन कराएगा, शुरू करेगा बॉडी के अंदर और हार्ट को चलाना शुरू करेगा। कौन, हमारा दिमाग। दिमाग को सप्लाई सबसे ज्यादा क्रिटिकल है इस वक्त। अब मेरे जो बड़े भाई हैं वो इस वक्त MS3 हैं WMC में, तो उन्होंने वो बताते हैं कि एक औरत किसी तरह जान बचाई थी CPR करके। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रोसेस, लेकिन हर किसी को ये आना जरूर चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी किसी न किसी को करना पड़ सकता है। तो मैं ख्याल प्रैक्टिकल भी आपका होना चाहिए, मुझे पता नहीं प्रैक्टिकल है या नहीं, बहरहाल होना चाहिए प्रैक्टिकल। पार्ट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अगला सारा आसान ही है वैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है। अच्छा, पार्ट 5 में क्या कहता है, डायग्राम शोज विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास विलाई है। Outline the processes by which named molecules are absorbed from the contents of the small intestine. Outline the processes by which named molecules are absorbed from the contents of the small intestine into blood. सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। वाटर हमेशा किस तरह मूव करता है, ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस के जरिए वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस, ये चीज सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। इसका समझ लें आपका हाफ मार्क्स तो इसका, बल्कि 1 मार्क्स इसका। इसी तरह ग्लूकोज के लिए वाटर मूव्स बाय व्हाट फ्लाम मूव्स बाय व्हाट, water moves by osmosis into the semi-permeable membrane of intestinal epithelial cells, कि वो osmosis के जरिए मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के, और वो फिर उसको वाटर को आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ठीक है। ये तो लिपिड फैमिली है हमारे पास, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड आर एब्सॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप पढ़ो तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वजह से होता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वजह से डिफ्यूजन इस तरह नहीं होती, डिफ्यूजन हो जाती है लेकिन उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जरूरी होती है। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किस चीज के ऊपर होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें भी प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं। उनमें काफी सारे प्रोटीन्स के अब एक फंक्शन है, 2 फंक्शन है, कोई एंटीजन का काम कर रहा है, कोई फलां काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा फंक्शन वहां पे क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एक्ट करना, खास तौर पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जिसको मेरी बात नहीं समझ आ रही, मेरी वीडियो स्लो कर ले, समझ लग जाएगी। अच्छा जी, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड आर एब्सॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, ये लिपिड फैमिली का अलग से जिक्र किया मैंने, ठीक है। लिपिड जो है दे आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द लैक्टियल, ये लैक्टियल है, ये दरमियान में, आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द लैक्टियल इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में कहां जाते हैं, लिम्फेटिक डक्ट में जाते हैं। लिम्फेटिक डक्ट जो है वो फिर उनको फॉरवर्ड कर देता है कहां पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। सो दैट्स हाउ द लिपिड्स आर एब्सॉर्ब्ड, बट द प्रोसेस बाय व्हिच दे आर एब्सॉर्ब्ड इज स्टिल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ग्लूकोज समटाइम्स इट इज आल्सो एब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात काम की सबसे, ऑल ऑफ द कंटेंट्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द कैपिलरीज and then they are transferred into blood serum और प्लाज्मा सीरम, जिसको नहीं कहता, प्लाज्मा को ही कहते हैं ब्लड सीरम। तो ऑल ऑफ द कंटेंट्स देखें, वो तो पहले कैपिलरीज में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और फिर वो ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर कहाँ जाएगा, प्लाज्मा का ऐसा बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सारे की प्रोटीन्स, वेस्ट प्रोडक्ट सारा प्लाज्मा होता है। जो प्योर ब्लड होता है ना हमारे पास, क्या कहते हैं उसे, तो प्लाज्मा है ना, और जो सेलुलर पार्ट में सारे होते ही सेल्स हैं, ठीक है। 6 पार्ट करना है, 7 करना है। 7 बहुत आसान है, पीस ऑफ केक है, 8वां, 9वां, 10वां। तो मेरे ख्याल सबसे छोटी वीडियो होगी, मैं ख्याल लगभग 45 मिनट की बना लूंगा मैं आज, ठीक है। सेक्शन बी में पहले सेक्शन होते थे, अब सेक्शन नहीं होते। आंसर बोथ क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, राइट योर आंसर इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। The diagram shows the human life cycle. Okay, the components of the diagram are not drawn to the same scale. ठीक है, स्केल को है कोई नहीं, इसको निकाल लो लाइन को। ग्राफ shows
सेल्स एल एम एन, तो एल कौन सा है यहाँ पे, एल, ये एल है, ये स्पर्म सेल है, एम है हमारे पास एक्स सेल है, और एन क्या है, जाइगोट है। टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, के एंड ओ, के क्या है, मियोसिस है, ओ क्या है, माइटोसिस है। एल एंड एम आर बोथ द सेम टाइप ऑफ सेल, नेम दिस टाइप ऑफ सेल। देखिए मेल से जो निकलता है, मेल से जो निकलता है वो क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल से जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, एग। एंड दे बोथ आर गैमीट्स, दे आर सेक्स सेल्स, दे आर सेक्स सेल्स, जो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, दे एड एंड फॉर्म व्हाट, जाइगोट। एन क्या है, जाइगोट है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट बी में क्या कहता है, आउटलाइन डिफरेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ सेल एम एंड द न्यूक्लियस ऑफ सेल एन। एम के न्यूक्लियस और एन के न्यूक्लियस का फर्क बताएं। एन क्या है, जाइगोट है, एन क्या है, जाइगोट है। एम क्या है, एक गैमीट सेल है। एक गैमीट के पास हाफ होते हैं क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक मतलब जो जाइगोट है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो एम हैज 23 क्रोमोसोम्स, whereas एन हैज 46 क्रोमोसोम्स, 23 एंड 23। और जो एम है उसके पास एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं एम के पास। जो फीमेल गैमीट है, इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, वन टाइप ऑफ गैमीट। लेकिन जो हमारे पास मेल का सेल है एल जो है, कि अब उसके पास दो टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। तो फाइनल कॉम्बिनेशन हो सकता है जाइगोट के अंदर, या तो वो एक्स एक्स होगा, एक्स वाई होगा। तो दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जो एक्स वाई होता है वो मेल बच्चे के लिए होता है, जो एक्स एक्स होता है वो फीमेल के लिए होता है। तो मुझे पुराने ज़माने में कुछ लोग कहते थे कि यार ड्रामास अपने कोई देखता हो, पहले मैं भी देखता था, अभी भी देखता हूँ वैसे तो उसमें क्या दिखाते हैं कि ना जो मर्द होता है अपनी बीवी को कहता है कि तू बच्चा नहीं पैदा कर सकती। असल में साइंस ने प्रूव कर दिया है कि मर्द के पास इख्तियार होता है कि वो बच्चा पैदा करे या बच्ची पैदा करे, ठीक है ना। अच्छा चलो यहाँ ये अलग डिस्कशन है। एम हैज ओनली एक्स क्रोमोसोम, हैज ओनली one type of chromosomes, whereas N has either XX combination or XY combination depending on the sperm cell of the man here। ठीक है जी, इसको छोड़ें, अगला पार्ट उससे भी आसान है। अच्छा जी, नेम एंड कंपेयर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के एंड ओ। के क्या है, हमारे पास मियोसिस है। मियोसिस क्या है, जिसके अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं के जरिए, और जो हमारे पास ओ है, ओ के जरिए जाइगोट ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक मैन के अंदर या एक फीमेल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन एक्स एक्स और एक्स वाई। खैर अच्छा जी, मियोसिस में और माइटोसिस में फर्क बताएं। के जो है मियोसिस है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस हमारे पास रिडक्शन डिवीजन है। लेट्स सपोज ये एक क्रोमोसोम था, तो मियोसिस के अंदर ये एक क्रोमेटिड रह जाएगा, एंड दिस इज स्मॉल एम फॉर मियोसिस, और माइटोसिस के अंदर वो उसी तरह रेप्लिकेट हो जाएगा, एंड कैपिटल एम फॉर माइटोसिस। तो के क्या है, इट इज रिडक्शन डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ। सो पहले 46 थे, तो अब वो हाफ होकर कितने रह जाएंगे, 23। जो बात ये मैंने ऊपर की थी। इन ओ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिटेन्ड रहेंगे, ये बात लिखे। इन के द सेल्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली अनसिमिलर, या डिफरेंट कर लें, या आर नॉट सेम, जेनेटिकली डिफरेंट लिख लें, यही सही है, जेनेटिकली डिफरेंट। वो क्यों कि मियोसिस के दौरान जो हमारे पास उसका फाइनल फेज होता है, उसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो ऊपर उसके पार्ट्स, उसके सेगमेंट्स जो होते हैं, वो क्रोमोसोम्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। उस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन क्रोमोसोम्स में देखने को हमें मिलती है। और फाइनल फेज का जो हमारे पास है मियोसिस, उसके अंदर प्रोफेज के एंड पे हमारे पास क्या फिनोमेना होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के अंदर हमें देखने को मिलती है व्हाट, जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा जी, ठीक है। इन केस सेल्स द सेल्स प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट, इस वजह से क्यों, क्रॉसिंग ओवर वहां पे हमें देखने को मिलती है। ओ के अंदर सेल्स प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता इनके, ठीक है। के अंदर 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1। देखें किधर गया, ये एक क्रोमोसोम्स है ना, ठीक है। पहले तो ये मियोसिस 1 करेगा, जिसके अंदर हमारे पास ये बनेगा, और फिर ये मियोसिस 2 करेगा, 1 2 3 4, और इनको सराउंड कर लेगा सेल,
तो 4 सेल प्रोड्यूस, में बहुत रफ बनाइए, अपनी बुक से पढ़ेंगे तो समझ आएगी। 4, ठीक है। मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है हमारे पास, ठीक है। तो नहीं, ये काम है, ये मियोसिस 1 का है, ये मियोसिस 1 का है, और ये मियोसिस 2 का है। मुझे याद नहीं आ रहा सही से, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, मैं आपको सही बता रहा था, ये एक सेल है, ये एक सेल है, लेकिन ये मियोसिस 1 ये है हमारे पास, ठीक है। मैं सही बता रहा था, पहले ही सही बता रहा था, ऐसे ही मेरा बिना इतनी अच्छी यादाश्त है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये मियोसिस 1 है, इसमें क्या है कि हमारे पास मैंने यहाँ पे 2 सेल्स बनाए हैं, और फिर ये 2 सेल्स मियोसिस 2 में गुजरते हैं। दे गो थ्रू मियोसिस 2 विच इज सिमिलर टू व्हाट, माइटोसिस। माइटोसिस बस उसमें क्या है कि उसी जैसे जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम रहता है। एक सेकेंड, ये अब आप समझ जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है, ठीक है। अच्छा, ये शुरू में प्रोफेज 1 के अंदर 1 2 3 4 4 पहले होते हैं, फिर वो हाफ हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ये 23 है हमारे पास, फिर ये 23 आगे चले जाते हैं मियोसिस 2 के जरिए, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये सारी बात भी कर ली। इनके 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। सो पहले डिप्लॉइड थे हमारे पास सेल्स, तो अब वो क्या हो गए, हैप्लॉइड, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इन ओ, जो ओ है हमारे पास माइटोसिस है, उनमें 2 टोटल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम 1, एंड डिप्लॉइड जो है डिप्लॉइड ही रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात क्या है कि जो है हमारे पास के है, एक सेकेंड, हाँ के, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द गोनेड्स। गोनेड्स क्या है, मतलब टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, और जो बाकी है हमारे पास माइटोसिस, वो किसी भी बॉडी के उस हिस्से में जहाँ पे ग्रोथ करवानी है, यहाँ पे तो हम जाइगोट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होगा, वहाँ पे ही हमें देखने को मिलेगी। लेकिन वैसे माइटोसिस जो है वो बॉडी के कोई भी है जहाँ पे ग्रोथ होनी चाहती है या ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे होती है। इट्स कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड हार्मोन्स, ठीक है। पार्ट 7 में क्या कहता है कि द डायग्राम शो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिफ्लेक्स एक्शन दैट रिजल्ट्स इन अ रिमूवल ऑफ पर्सनस हैंड फ्रॉम अ शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेम, इस डायग्राम को देख लें तो बिफोर रिमूवल ये उसने एक सुई को हाथ रखा, फिर सुई उसने पीछे कर ली, हाथ पीछे कर लिया, ये उसने CNS का जैसा दिखा, स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास, SC है, स्नैपचैट नहीं है। पार्ट ए में क्या कहता है, नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ पी क्या है हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी नर्व है, जो कि ये रिसेप्टर से स्टिमुलस क्या था उसको चुभना, रिसेप्टर से लेकर जा रहा है मैसेज CNS तक। P is the sensory neuron and its function is to send message from the receptor to CNS। Q क्या है, Q नहीं, स्ट्रक्चर R है, बल्कि मैं भी गलत लिखा हुआ है, R, हाँ। R क्या है, R is our motor neuron which is carrying the message which has to be processed। जो मैसेज हमने करवाना है, ठीक है, जो हमने काम करवाना है वो लेकर आ रहा है कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आ रहा है इफेक्टर मसल की तरह, ताकि वो एक्शन कर सके। आर इज आवर मोटर न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन इज टू सेंड मैसेज फ्रॉम द CNS टू इफेक्टर टू प्रोड्यूस सर्टेन एक्शंस। पार्ट 2 में क्या कहता है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्यू इन द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर क्यू कहाँ पे है, देखिए ये ग्रे बॉडी है हमारे पास, तो ये हमारे पास नर्व सेल है, जो बाहर है हमारे पास, ये तो माइलिन बॉडी होती है स्पाइनल कॉर्ड की। इट इज इन द CNS किस में आएगा हमारे पास, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, ठीक है। इट इज ग्रे, दस इट इज द न्यूरॉन बॉडीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पार्ट बी में क्या कहते हैं, एक्सप्लेन हाउ द एक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एस रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एट नेम टाइप ऑफ जॉइंट। तो ये जॉइंट कौन सा होता है, हिंज जॉइंट होता है, जो कि एक प्लेन में मूवमेंट करवा सकता है, सिर्फ हिंज जॉइंट होता है। और स्ट्रक्चर एस क्या है हमारे पास, ये एक मसल है, इस मसल का ये बाइसेप मसल है, ठीक है। इट इज आवर बाइसेप मसल, और ये किससे कनेक्टेड है, हमारे ह्यूमरस से कनेक्टेड है, ह्यूमरस से कनेक्टेड है, ये हड्डी जा रही है, और ह्यूमरस फिर आगे कनेक्टेड होती है रेडियस से और अल्ना से, ठीक है। इतनी तो अनाटमी पढ़ी है आप लोगों ने भी, ऑर्थो पढ़ी है। तो स्ट्रक्चर एस इज कनेक्टेड इज द मसल कौन सा, बाइसेप मसल कनेक्टेड टू द ह्यूमरस। जब एस जो है, देखिए एस के पास मैसेज जाना है, हड्डी के पास मैसेज नहीं जाता कभी भी, ठीक है ना। एस के पास मतलब जाना है कि भाई कंट्रैक्ट करो, वो कंट्रैक्ट करेगी, एस कंट्रैक्ट करेगा, तो रेडियस एंड अल्ना दे मूव
both move toward the humerus and a person frees his hand from the sharp object. Simple is that. उसको टच करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, वापस होगा, जो रेटिस अल्ना है, दे विल मूव टुवर्ड्स द ह्यूमरस। अच्छा, अगला सबसे बेहतरीन सवाल है यार, बस कर दो यार, सुन तो लो। मैं इस चीज की माफी मांगता हूं कि छोड़ो यार, क्या ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी। अच्छा, पार्ट 18 में क्या कहता है, सॉरी पार्ट 8 में क्या कहता है कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन लिवर एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस टू ईच टू अ पर्सन ऑफ ईच फंक्शन। इसकी काफी लंबी लिस्ट है, मैंने अभी 10 लिखी है, मैं इसको 15 तक खींच के लेके जा सकता था, लेकिन चलो 10 ही बहुत, 10 नंबर का सवाल है, इतना लंबा क्या ही लिखना है यार, बस कर दो। अच्छा जी, सबसे पहले पढ़ते हैं, रिमूव्स अमाइनो ग्रुप्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो ग्रुप्स को अमाइनो एसिड में से रिमूव करता है, उसका स्ट्रक्चर जो है उसको ऑल्टर करता है कौन, हमारा ह्यूमन लिवर। एंड वो क्यों करता है, ताकि ये होमोस्टेस कर पाए किस चीज को, नाइट्रोजन को और अमाइनो एसिड्स को। बॉडी कोई ऐसा बंदा से पहले अमाइनो एसिड डोले शोले फुल मस्कुलर बॉडी उसकी, यार क्या बात है, तो उसमें नाइट्रोजन और अमाइनो एसिड इतनी मात्रा नहीं चाहिए होगी, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है वो एक्सेस नाइट्रोजन और अमाइनो एसिड निकालेगी बॉडी से। अब क्या ना, बॉडी से किस तरह निकालेगी कि वो अमाइनो एसिड्स जो है उसको भी फर्दर कॉम्प्लेक्सेस में, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेगी, क्योंकि प्रोटीन इटसेल्फ कभी आपके यूरिन में से पास नहीं करती। हाँ, कुछ स्पेशल केस होता है, यहाँ पे आप यूटीआईज में या यूरिनरी ट्रैक में आप जाएं, उसकी लंबी ढेर सारी स्टडीज करें तो पता नहीं 10-15 स्टडीज हैं, उसकी 10-15 डिजीज हैं, मेन डिजीज हैं जो आप नॉर्मली डायग्नोज होती हैं आपको एक किसी भी जनरल हॉस्पिटल के अंदर, इमरजेंसी में या ओपीडी में। अच्छा जी, खैर, रिमूव्स एक्सेस नाइट्रोजन एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, नंबर 1 फंक्शन। दूसरा, डिस्ट्रॉयज ओल्ड आरबीसी, ठीक है, इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है, आरबीसी क्वालिटी मेंटेन रहती है, और कुछ आरबीसी जो फंक्शन से नहीं कर पाते उनको भी ये रिमूव करता है ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके। मैन्युफैक्चर्स फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है ब्लड क्लॉटिंग का, इसेंशियल कंपोनेंट है ब्लड क्लॉटिंग का। अच्छा, उसके बाद क्या है, कन्वर्ट्स अमोनिया टू यूरिया, ठीक है, अमोनिया इट इज हाईली टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया बॉडी के लिए हार्मलेस है एंड इट इज इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम दी बॉडी, ये भी लिखना है। अच्छा जी, प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टीरॉइड है हमारे पास, स्टीरॉइड है, उसका फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता, सेल मेम्ब्रेन में, ये सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। कभी कभी बहुत ज़्यादा, जितनी उसमें हमारे पास लिपिड होते हैं, लिपिड बाइलेयर होते हैं, हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं, उतना ही बात कोलेस्ट्रॉल भी होता है। मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, एंजाइम जो है बॉडी के वो सही फंक्शन करेंगे। इज स्टोर फॉर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज की स्टोन फॉर्म को कहते हैं ग्लाइकोजन। सो ग्लूकोज ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में जब जरूरत पड़ती है, जब ग्लूकोज लेवल बॉडी का गिरता है, ग्लूकोज लेवल गिरता है। अच्छा जी, प्रोड्यूसर बाइल्स प्रोड्यूस करते हैं, बाइल्स क्या होता है, दैट एसेंशियल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स इन द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चीजें रट्टी होनी चाहिए, आपको रट्टी होनी चाहिए, लिटरली रट्टी होनी चाहिए। स्टोर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स आयंस सच एज आयरन्स, इसी वजह से कहते हैं कि जो बकरे की कलेजी जो होती है ना, वो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे वो टॉक्सिन्स होते हैं जो वन टाइम कंज्यूम कर रहे हो थ्रू आउट अ होल ईयर। जो अच्छी फैमिली, मतलब जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा पता नहीं, जो मुर्गी है उसकी भी कलेजी खाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास इससे अबव जाते जाएं तो वो साल में कोई 1 दिन 2 दिन कलेजी खाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती है, क्योंकि आपका उन टॉक्सिन से एक बार ही पल्ला पड़ता है पूरे साल के अंदर। और उसमें क्या है कि लिवर में भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स आयंस होते हैं, आयरन होती है, कि उससे आपकी बॉडी की अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो बहुत माइन्यूट हद तक वो भी पूरी कर देगा। और फिर क्या है कि वो विटामिन और मिनरल आयंस को स्टोर करता है, और जब बॉडी में डेफिशिएंसी उनको रिलीज कर देता है जब वो चाहिए होते हैं। रिमूव्स टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी एंड द ब्लड, टॉक्सिन रिमूव करता है और टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है, कोई टॉक्सिक लोग को भर जाए ब्लड के अंदर उसको निकाल बाहर फेंकता है। और and waste build up in the body and blood obviously, so this is our 10/10 मार्क क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इसमें 5 लिखते तो 5 भी बहुत था, लेकिन चलो लिख दिए तो क्या हो गया। मार्क स्कीम देखते हैं ना, मार्क स्कीम में क्या कहता है, पहले मार्क स्कीम खोली थी। अच्छा, मार्क स्कीम ने इसमें भी ज्यादा लिखे हुए हैं, 16 लिखे हुए हैं, चलो भाई 10 बहुत हैं, इतना क्या लिखना।
अच्छा जी, पार्ट 9 में क्या कहता है, डिस्क्राइब द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ नेम्ड एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है वो 9 में क्या कहता है, डिस्क्राइब लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ नेम्ड एंटीबायोटिक एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्रोसेस ऑफ प्रोसेस। पेंसिलिन को जनरली जो आपने पढ़ा होगा वो पेंसिलिन या पेंसाइलिन जो बोले आप, इसको एक्सेंट अपना जिस तरह रखना है, अंग्रेज रखना है, पाकिस्तानी रखना है। पेंसिलिन इज अ प्रोड्यूस्ड इन अ फर्मेंटर। पेंसिलिन किससे प्रोड्यूस करता है, फंगस से। फंगस का नाम क्या है, पेंसिलिनियम। पेंसिलिनियम, ठीक है, पढ़ते जाएं। इसको मैन्युफैक्चर करने की प्रोसेस, सबसे पहले आपने फर्मेंटर को स्टेरिलाइज करना, साफ करना, ताकि कोई भी बैक्टीरिया रेजिड्यू या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि उसकी एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकता है हमारे प्रोसेस के, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के, वो ना रहे बीच में। सबसे पहले इसको स्टेरिलाइज करते हैं, या आपको रट्टे हुए होने चाहिए। अगेन ये जो आखिरी दो सवाल है, रट्टे होने चाहिए आपको, ठीक है, मैंने पहले लिखे एक्सप्लेन साथ साथ ही कर रहा हूँ। फर्मेंटर स्टेरिलाइज टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्लूकोज को ऐड करते हैं ताकि जो हमारे पास फंगस है वो रिस्पायर कर पाए, ऑक्सीजन उसको दी जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन पहले उसमें होती है। प्रोटीन्स आर एडेड फॉर ग्रोथ, और प्रोटीन्स भी फंगस की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। अच्छा, ऑक्सीजन ऐड ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलती है। स्टेट द फर्मेंटर, फर्मेंटर को वो क्या नाम है, चमचा एक इसी तरह उसको हिलाएं ताकि वो उसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले, टेम्परेचर की, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। डिस्ट्रीब्यूट इट, या उसको मतलब ऐसे फैला दें इनसाइड द होल फर्मेंटर, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे जो रिएक्शन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। ये अपने रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ी होंगी ऑब्वियसली, O2 की मतलब O लेवल की केमिस्ट्री में। मेंटेन टेम्परेचर सो देयर इज ऑप्टिमल एंजाइम एक्टिविटी एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन इज स्टेबल। तो टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। अब हमने सारे स्टेप्स कर लिए, अब हमने उसकी प्रोडक्शन पे ध्यान करना है कि यहाँ तक तो सिर्फ स्टेप्स थे, दीज वर ओनली द स्टेप्स विच हैव टू बी डन। और उसके बाद क्या है कि मेंटेन टेम्परेचर सो देयर इज ऑप्टिमल एंजाइम एक्टिविटी एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन इज स्टेबल। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिमूव CO2 से। देखें, अब रिस्पायरेशन में एक प्रोडक्ट बनती है, जिसको नहीं पता सुन ले, CO2 बनती है, सारों को ही पता है ऑब्वियसली। CO2 क्या है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देगी। H2CO3 हमें नहीं चाहिए, तो CO2 को रिमूव करेंगे। अगर तो H2CO3 बन गया तो ये क्या है, एसिड है, एसिडिटी बढ़ जाएगी और pH गिर जाएगी। pH गिर जाएगी तो एंजाइम एक्टिविटी गिर जाएगी। सो pH को भी क्या करना है, मेंटेन करना है। अच्छा, इस सब के बाद क्या होगा, जब मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी किस चीज की, जाहिर बात है हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी कि पेंसिलिन की सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। पेंसिलिन जो है उसको फिर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे आइदर बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट, कोई हो सकता है एथेनॉल, ऐसे हो सकता है सीटोन हो सकता है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन कराएंगे, जिसमें सेंट्रीफिकेशन आती है, फिल्ट्रेशन आती है, क्रोमेटोग्राफी आती है। उसके बाद क्या है, जो प्यूरिफाइड पेंसिलिन है उसको हम करेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फाइनल प्रोसेस में उसको ड्राई करेंगे, पाउडर करेंगे, पैकेज करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगी। और ये हो जाएंगे हमारे 10 बेटा 10 मार्क्स और पेपर हो जाएगा खल्लास। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू दिस लवली पेपर। सबसे छोटी वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि आज ये मतलब पिछले एक दो वीडियो से मैं स्क्रिप्टेड वीडियोस बना रहा हूँ, जवाब पहले ही लिखे होता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो छोटी बनती है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, मेरा टाइम भी थोड़ा लगे। ऑब्वियसली दोनों का इसमें फ़ायदा देखने को मिलता है। सो इन द एंड इट इज़ ऑल अबाउट थैंक्स इफ़ यू हैव वॉच्ड इट वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। पेपर्स आ जाएंगे, अभी नहीं है तो आ जाएंगे, ठीक है, पेपर्स आ जाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं मेरी वीडियो। एंड टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, चाचा, बाय।